देखिए हमारी ये जो क्लास है इस वक्त शुरू हुई, हमने की है ऑनलाइन पे, पहली क्लास है मेरी। वो हमारे पास है एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो कि थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, और सब्जेक्ट हमारे पास हो गया एडवांस्ड ग्रुप थ्योरी। एडवांस्ड ग्रुप थ्योरी ये हमारा मजमून है। और फिर दोबारा मैं जाऊंगा पीछे कि हमारी ऑलरेडी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, 3 हुई हैं, 4 हुई हैं, मुझे याद तो नहीं है लेकिन आपको याद होंगी। तो उसमें हमने जो कुछ पढ़ा ग्रुप के हवाले से, मैं आपको इस क्लास के अंदर सारा कुछ वो रिकॉर्डिंग करा देता हूँ। ठीक है, आपके पास नोट्स पड़े होंगे, मौजूद होंगे, आप उसको निकालें, साथ इसके साथ भी ट्रेनिंग करें। तो आपको यहाँ पर जो कुछ हमने पढ़ा पीछे वो सारा कुछ मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास मिसाल है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये सारी बताई हुई मैंने आपको। मैंने कहा था भाई कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, और साथ अवसर जो मैंने आपको ये बताया था, एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यहां पर मैं थोड़ा रुकता हूं। तो जो मैंने लिखा ना कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, अब ये जो लफ्ज है बाइनरी ऑपरेशन, इसकी एक मैथमेटिक्स की जुबान में अपनी एक डिफिनेशन है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसकी अपनी एक डिफिनेशन है। लेकिन उस वक्त क्लास में मैंने आपको बताया था, वो मैंने सिर्फ इतना बता दिया था कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, जिसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, हम कहते हैं ये एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है जो 2 नंबरों पे एक्ट करेगा, और 2 नंबरों पे एक्ट करके आपको एक नंबर दे देगा। मिसाल है जैसे, और फिर मैंने आपको साथ ये भी कहा था, अच्छा ये 2 नंबरों पे, बात का जरूरी नहीं खाली नंबरों पे एक्ट करे, बात का ये सेट पर भी एक्ट करता है, फंक्शनों पर भी एक्ट करता है, यानी 2 मैथमेटिकल एंटिटीज पे वो एक्ट करता है। और करने के बाद आपको उसका जवाब एक और आंसर आपको दे देता है। मैं इसके फिर बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे भी जाऊंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं ये मुख्तलिफ सेटों के लिहाज से चेंज भी होते रहते हैं। तो वेल नोन, बड़े वेल नोन बाइनरी ऑपरेशन जो कि जिससे हम बचपन से काम कर रहे हैं, वो हमारे पास है। मिसाल है प्लस मल्टीप्लाई, यूं लिखें या इसको यूं कर दें, मल्टीप्लाई, फिर माइनस हो गया, फिर डिवाइड हो गया। ये सारे जो है ये वेल नोन बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें हम बचपन से इनके साथ हम काम करते हैं। क्यों? अब देखिए कि जो प्लस है ना, ये हमेशा 2 एलिमेंट पे एक्ट करेगा। मिसाल है आपने 4 लिया, ये 7 लिया, देखें बीच में प्लस डाला, ठीक है, 4 × 7, तो इससे देखिए इस प्लस ने दोनों को मिलाकर 11 कर। सिमिलरली आपने वही 4 लिया, ठीक है, इंटू 7 लिया, इन दोनों पर इसने एक्ट किया, 28 कर दिया। फिर 4 है -7, ये बन गया, इसका आंसर -3 आ गया। फिर यहाँ पर 4 है डिवाइडेड बाई 7 है, तो ये बन गया 4/7। आगे उसके बाद आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कर लें ना करें वैसे ही पड़ा रहे। तो आपने देखा कि ये इस किस्म के एक मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं कि जो 2 नंबरों पे एक्ट करते हैं और 2 नंबरों पे एक्ट करके उसको एक बना देते हैं। मगर ये जो डिफिनेशन है ये एक मिसाल समझ लें आप, ये कोई मैथमेटिकल डिफिनेशन नहीं है। मैं आपको बाद में अगली क्लास के अंदर, ये तो आपको मैंने कहा कि जो कुछ आपको मैंने उस वक्त बताया था, पढ़ाया था, तो उसको मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। वैसे उसके बाद हमारे पास ये जो बाइनरी ऑपरेशन है जिसको मैंने यहाँ स्टार से डिनोट किया हुआ है, इसकी अपनी एक मैथमेटिकल डिफिनेशन है कि भाई हम ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये होता क्या है, तो उस पर हम बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कुछ आपको पढ़ाया था उससे मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ये जो एस जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टार जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। आप सरदस ये समझें कि ये बाइनरी ऑपरेशन फिलहाल ये है, ये है, या ये है, या ये है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है फिलहाल। लेकिन यहां मसला ये है कि एक होता है लफ्ज बाइनरी ऑपरेशन, और एक हमारे पास जुमला है, वो हमारे पास है कि एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए सेट, एक ये लफ्ज है। तो बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए सेट, ये 2 थोड़ी अलग चीजें हैं। खैर चूंकि मैं ग्रुप 3 में हम पढ़ रहे हैं, तो स्टार जो है ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यानी बाइनरी ऑपरेशन से बता दें कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है कि जो 2 एलिमेंट, कोई भी सेट में से 2 एलिमेंट जिसको भी लें, और वो जो बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया गया है उससे उसको कंबाइन करें, और कंबाइन करने के बाद जो उसका जवाब है, ठीक है जी, तो कोई एक जवाब आएगा, तो उसके बराबर मैं बात कर रहा हूं। तो वो कहता है नंबर 1
S is a non-empty set and star is a binary operation. कहता है कि the pair या ऐसे करता है, यूं करना चाहिए, if for all A and B belongs to S implies A star B belongs to S. वो कहते हैं जी कि यहां पे बाइनरी ऑपरेशन इस किस्म का है और सेट एस की नोयत ऐसी है, सेट एस है नॉन एम्प्टी। इसका मतलब है कि हमारे पास एडवांस ग्रुप थ्योरी के अंदर या ग्रुप थ्योरी के अंदर हमारे पास जो सेट्स होंगे वो कभी भी एम्प्टी सेट्स नहीं होंगे, नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। अब होंगे कैसे? उसने कहते हैं कि एस नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ये जो स्टार है ये ऐसा एक फंक्शन है कि जो सेट के दो एलिमेंट के ऊपर एक्ट करता है और करने के बाद आपको एक और आंसर देता है, ठीक है। मगर यहां पे हमने कहा है कि एस जो है ये नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार जो ये बाइनरी ऑपरेशन है, मगर कैसा बाइनरी ऑपरेशन है कि अगर आप एस में से जो से भी दो एलिमेंट ले लें, फॉर ऑल, उल्टा ए फॉर ऑल, जो से भी दो एलिमेंट ले लें उसको उस बाइनरी ऑपरेशन से कंबाइन करें तो उसका जो जवाब है वो जवाब दोबारा से एस के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब देखिए यहां पर ये चीज यहां नहीं होगी। देखिए मिसाल अगर मैं एक सेट देता हूं एस, मैंने ये ले लिया, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ये लिया। अब सेट तो है, बाइनरी ऑपरेशन जो है जो मैं ले लेता हूं, मिसाल है मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, ये प्लस अब यहां देखिए अगर आप 1 में 2 को जमा करें तो 3 मौजूद है, पहली कंडीशन हो रही है। आप 2 में 6 को जमा करें 8 मौजूद है, 4 में 5 को जमा करें 9 मौजूद है, मगर अगर मैं यहां आ जाऊं 6 × 7 13 वो से मौजूद नहीं। तो यहां वो कहता है कि तो इस सेट के मामले में ये पहले वाली कंडीशन ओबे नहीं हो रही। वो ये कहता है कि भी हमारे पास एस जो है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन इस किस्म का है और सेट की नेचर इस किस्म की है कि आप उस सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, उसको उस दिए हुए बाइनरी ऑपरेशन से कंबाइन करें तो आपका जो जवाब है वो दोबारा एस के अंदर मौजूद है, यानी आप एस से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर ये बात बन जाए, ऐसी बात हो जाए तो यहाँ पर हम इसको मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ राइटर या एक ही राइटर इसको मुख्तलिफ अंदाज में एक्सप्रेस कर देता है। वो ये यानी इसको कह सकते हैं दैट इज एस इज क्लोज्ड अंडर स्टार। अब उसको ये भी कह सकते हैं, जब हम कहते हैं कि फलां सेट जो है उस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड है, क्लोज्ड अंडर स्टार, तो इसका मतलब ये होता है कि जोन से भी दो एलिमेंट, जोन से भी फॉर ऑल, उनको आप उससे कंबाइन करेंगे तो आपका जवाब उस सेट के अंदर मौजूद होगा। अच्छा, इसको वास्तव में ऐसे भी लिख देती हैं, वो ये भी कह देती हैं, अगर ऐसा हो जाए तो ये कहती हैं कि स्टार इज डिफाइंड ऑन एस, कुछ ये भी कह देते हैं कि ये स्टार जो है ये एस पर डिफाइंड है। एस पर डिफाइंड होने का मतलब ये हो गया कि आप जो से भी दो एलिमेंट एस में से लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं तो आपका जो आंसर है, ठीक है जी, वो दोबारा एस के अंदर मौजूद है, आप एस से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो भी आप कहें, हम भी इसको कभी बार जैसे हमारे जहन में हम वो कहते रहेंगे, मेरा दोनों का मतलब ये है। तो मैंने ये कहा कि एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार जो वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, और ये सेट की नेचर इस किस्म की है, और स्टार बाइनरी ऑपरेशन यहाँ ऐसा है कि आप जो से भी दो एलिमेंट एस में से ले लें, उसको कंबाइन करें उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो आपका जो आंसर है वो दोबारा एस के अंदर मौजूद हो, यानी ये सेट जो है वो अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड हो, या वो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो सेट एस के ऊपर डिफाइंड हो। तो देन द पेयर S star is called a groupoid। तो हम कहते हैं कि ये जो पेयर, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा जो है खाली एस नहीं, आप एस तक आगे बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र करेंगे, तो ये बन गया हमारे, इसको हम कह देते हैं हम अपनी ये ग्रुप 3 की जुबान में, ठीक है, अभी कि ये हमारे पास एक ग्रुपॉइड है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। मिसाल के तौर पर हम बड़े वेल नोन सेट दे रहे हैं, वो ये मिसाल आपने एन ले लिया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस,
ये ले लिया स्टार, आपने जो आपको जो स्टार है ये स्टार, ये आपने ले लिया प्लस, ठीक है। अब आपके पास ये पेयर बन गया, देखिए n प्लस लाइक, देखिए ये जो चीज है ये बन गया। अब देखना कि ये ग्रुपाइड है कि नहीं, तो अब आप देखिए अगर जो से भी दो नेचर नंबर आप लेंगे, जो से भी दो नेचर नंबर आप लें उनको जमा करें तो जवाब आपको दोबारा n के अंदर मौजूद है, आप n से बाहर नहीं निकल सकते। तो समझ कि यहाँ पर n प्लस जो है ये हमारे पास एक, दिस इज ए ग्रुपाइड, ये हमारे पास एक ग्रुपाइड है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप होल नंबर ले लेते हैं जमा ले लें, ये भी हमारे पास एक ग्रुपाइड है। आप z ले लें इंटीजर्स का सेट जमा के तहत, ये ग्रुपाइड है, ठीक है। आप यहाँ पर रेशनल नंबर्स ले लें जमा करें, ठीक है जी, ये भी ग्रुपाइड, क्लियर, ये भी सारे, ये भी ग्रुपाइड है, और भी बहुत सारे ग्रुपाइड है, बहरहाल ये ग्रुपाइड हो गया। तो ये हमारे पास पहली बात है। अब इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब मैं सेकंड पे आ जाता हूँ, अब इसी डिफिनेशन से मैं अगली डिफिनेशन पे जाता हूँ। वो बात वही होगी, दोबारा आपको ऑलरेडी बताया हुआ मैंने, कहते हैं एस जो है ये नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अगर आप ये खूबी है उसमें कि अगर जितने भी एलिमेंट आप एस में से ले लें उसको उस बाइनरी ऑपरेशन से कंबाइन करें तो जवाब आपका फिर एस के अंदर मौजूद है, यानी वो सेट एस जो है वो अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। उस बाद फिर मजीद ये हो जाए कि यहां पर ये भी हो जाए ऑल्सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये हो जाए, यानी स्टार इज, दिस स्टार इज एसोसिएटिव, ये हो जाए। लेकिन अब दो खूबी आ गई, पहली खूबी बनने के बाद दूसरी खूबी भी आ गई। अब आपको बताओ कि जो प्लस है ये एसोसिएटिव होता है, जो आम यूजुअल प्लस जो हम करते हैं वो एसोसिएटिव है, क्योंकि अगर आप 2 जमा 4 जमा 5 करें या 2 जमा 4 जमा 5 करें और इसको हल करें, जवाब इसका सेम हो जाएगा। यानी यूजुअल आम रोजमर्रा जिंदगी में जो हम प्लस इस्तेमाल करते हैं, जो हम मल्टीप्लाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एसोसिएटिव होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ये है कि सेट आपका क्या होना चाहिए, अगर सेट आपका इस किस्म का है कि उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया गया है वो एसोसिएटिव भी है, तो ये दोनों कंडीशन जब मिल जाए, अब उसमें हो जाए, तो फिर हम क्या देते हैं कि यही जो पेयर है ये एस स्टार पेयर, जब दोनों कंडीशन हो जाए तो हम कहते हैं दिस इज ए सेमी ग्रुप। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सेमी ग्रुप है। इसका मतलब ये निकला कि सेमी ग्रुप बनने के लिए पहले उसका ग्रुपाइड बनना शर्त है। जब अगर ग्रुपाइड नहीं बनता तो आप सेमी ग्रुप की कंडीशंस पे नहीं आएंगे। हर सेमी ग्रुप जो है वो ग्रुपाइड होगा, मगर तमाम ग्रुपाइड जो है वो सेमी ग्रुप्स नहीं होते, ठीक है। तो बहरहाल यहां देखें, यहां पे आप देखें कि n है, अब चूंकि यहां पर ये n हो गया, ये ग्रुपाइड भी है, न सिर्फ ये ग्रुपाइड है बल्कि चूंकि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये हमारे पास एसोसिएटिव भी है, तो ये ग्रुपाइड भी है, ये सेमी ग्रुप भी है, ये सेमी ग्रुप भी है, ये डब्ल्यू होल नंबर का ये ग्रुपाइड भी है, ये सेमी ग्रुप भी है, z प्लस ये ग्रुपाइड भी है, ये सेमी ग्रुप भी है, q प्लस ये ग्रुपाइड भी है, ये सेमी ग्रुप भी है, ठीक है। क्योंकि दोनों कंडीशन ओबे करें, और ये मैंने तफसीलन आपके साथ जो क्लास मैंने ली थी, पहले दूसरी तीसरी क्लास में मैंने ली थी, उनके अंदर आपको ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। अच्छा, अब आ जाए यहाँ एक आइडिया के ऊपर, हम एक आइडिया पे आते हैं। देखिए हम यहाँ पे आ रहे हैं आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, हम इस पे आ रहे हैं। टॉपिक हमारे पास है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। ये WRT, इसको शॉर्टकट हम WRT लिख देते हैं, मगर पढ़ते इसको विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, यानी स्टार के लिहाज से आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का लफ्ज जो है वो ये है कि मिसाल है कि आप एक एलिमेंट लेते हैं, कोई एक एलिमेंट लेते हैं एक सेट में, कोई सेट आपको दिया गया है, ठीक है, आप उसमें से एक एलिमेंट लेते हैं x, ठीक है। अच्छा, फिर ये स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। अब उसी सेट के अंदर एक और एलिमेंट भी है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, जो उसको ये सैंपल दे दें, जो भी सैंपल है ये सैंपल है, मिसाल है ये, उसको मैं बना दिया करता हूं। आप इस दोनों को आपस में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, या इसको पहले कर लें,
इसको पहले कर लें, इसको बाद में कर लें, ये ठीक है। ये इसका जवाब दोबारा x ही आ जाए, दोबारा x ही आ जाए। यानी ये एक ऐसा नंबर है या ऐसी चीज है जो सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ उस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर मिलकर उस नंबर की कीमत को तब्दील नहीं करता, उसकी कीमत को मुतासिर नहीं करता। अगर ऐसा कोई नंबर हमारे पास है तो हम उसको कहते हैं कि वो नंबर जो है, जो मैंने यहां रखा, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। अमूमन जो किताबें हैं वो ये जो नंबर है इसको जनरली को डिनोट करते हैं ई के साथ, उसको ई के साथ डिनोट कर देते हैं। वो हमारे पास ये बन गया कि जी x स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स, तो ये बन गया हमारे पास x। यानी ये देखें, ये जो ई है इसने x को मुतासर नहीं किया, इसके साथ हमने कंबाइन किया, दोबारा x आ गया, या इसको पहले रखा इसको बाद में रखा, वही x आ गया। अब इसकी बड़ी बड़ी बेहतर मिसाल ये है जिससे आप वाकिफ हैं, वो ये है कि अगर आप जमा के अंदर काम कर रहे हैं, देखें अगर आप जमा के अंदर काम कर रहे हैं, जमा के अंदर आप कोई नंबर लेने, आप 4 लें, अब 4 लें, अब समझिए कि 4 के अंदर हम किसको जमा करें, किसको हम जमा करें कि 4 4 रहे। ये देखें हम x में ये जमा हो गया, हम x में क्या जमा करें कि x x रहे, तो 4 में हम क्या जमा करें, इस 4 में हम क्या जमा करें, 4 में ठीक है जी, हम क्या जमा करें, इसमें हम यहां पर जमा क्या करें कि 4 4 रहे, तो जाहिर बात है कि वो नंबर 0 है। तो डेफिनेशन के लिहाज से 0 जो है वो जमा के लिहाज से, आम जमा के लिहाज से वो एक आइडेंटिटी है। इसी तरह से अगर आप ज़रब में काम करें, मिसाल आपका जो स्टार है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ये आप ले लेते हैं ज़रब, या ये ले लेते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि 4 के साथ हम किस चीज को ज़रब करें कि 4 4 रहे, तो जाहिर बात है वो 1 है, वो 1 है। तो इसका मतलब है कि ज़रब के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो मैं उन अल्फाज में बात कर रहा हूं जो आप सुनते आ रहे हैं, वरना इसको हम जरा मदद थोड़ी कर आगे हम करेंगे, बड़े अजीबोगरीब किस्म की ये आइडेंटिटीज आएंगी और बड़े अजीबोगरीब किस्म के ये आइडेंटिटीज बनती जाएंगी। तो अगर आप ज़रब के लिहाज से काम कर रहे हैं और ज़रब के अंदर जो यूजुअल आम मल्टीप्लिकेशन जो आप पढ़ते रहे हैं उसके तहत जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है, और आम जो जमा है उसके तहत जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास 0 होती है। इसका मतलब ये निकला कि बाइनरी ऑपरेशन के तब्दील होने से, स्टार के चेंज होने से आइडेंटिटी की नेचर जो है वो तब्दील हो जाती है। तो चुनांचे मैंने वही लिखा। अब यहाँ पे मैं थर्ड कंडीशन लिख रहा हूं कि यहाँ पर देखिए थर्ड कंडीशन देखिए, दोनों के बाद थर्ड, इफ देयर exists an element, say E belongs to S, हमने कहा कि इस सेट S के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद है जिसको हमने यहां थोड़ी देर के लिए E का नाम दे दिया, such that A star E is equal to E star A is equal to A for all A belongs to S। ये उसका मकसद ये है कि आप A को और उस एलिमेंट को जिसको मैंने यहाँ E का नाम दे दिया, इसको मैं इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और भी ज्यादा छोटी कर बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल चलो मैं नहीं कराता। A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A, दोबारा उससे A आ गया, और ये चीज ट्रू होनी चाहिए S के अंदर मौजूद तमाम अरकान के लिए। अगर ये तीनों कंडीशनें ओबे हो जाए, ये तीनों पहले 2 थी, दोनों के बाद ये तीसरी हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि then S star is called a monoid. S star is called a monoid। तो ये हमारे पास S स्टार जो मोनोइड है, यानी मोनोइड जो होगा वो क्या करेगा कि वो हमारे पास तीनों की तीनों कंडीशंस को ओबे करेगा। अब यहां पर देखें N ग्रुपाइड है, N सेमी ग्रुप है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जमा के लिहाज से आइडेंटिटी वो 0 है, 0 ही वो एलिमेंट है कि जो एलिमेंट किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर में ऐड होकर जमा होकर उसके नंबर की कीमत को तब्दील नहीं करेगा। अब चूंकि 0 जो है n में है नहीं, तो अगर हम n सेट ये ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर दूं कि बहुत सी किताबें ऐसी हैं कि जो नेचुरल नंबर को ये भी दे देती हैं
वो यहाँ से ले लेते हैं 0 1 2 3 4, वो ये ले लेते हैं। यानी जिसको हम आम जिंदगी में हम आम उसमें किताबों में होल नंबर कह रहे होते हैं, वो उसी को नेचुरल नंबर कह देते हैं। चलिए चलो हम फिलहाल ये नहीं करते, हम अपना नेचुरल नंबर इसको मानते हैं। अगर आपने इसको नेचुरल नंबर माना हुआ है तो आप देखें नेचुरल नंबर का सेट जमा के अंदर ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मगर ये जो है ये हमारे पास मोनोइड, ये हमारे पास मोनोइड नहीं है, ये मोनोइड नहीं है क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। मगर उसको बोलने में डब्ल्यू जो सेट है, जो कि डब्ल्यू में जीरो भी होता है होल नंबर्स में, तो ये ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, और ये हमारे पास मोनोइड भी है, ये हमारे पास मोनोइड भी है। इंटीजर का सेट, ठीक है, ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है। रेशनल नंबर का सेट, ठीक है, ये ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है। ये सारी बातें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास ये हो गई। इसी तरह से अगर आप यहां तब्दील कर लें, अगर आप बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ठीक है, तो मल्टीप्लाई के अंदर देखिए ये हमारे पास ये हमारे पास ग्रुपॉइड भी है, ग्रुपॉइड भी है, ये हमारे पास सेमी ग्रुप भी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ये भी है, और ये हमारे पास मोनोइड भी है। क्यों कि ज़रब के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, और 1 जो है वो नेचुरल नंबर में मौजूद है, तो ये मोनोइड बन गया, ठीक है। तो ये भी सिमिलरली ये z आपका जो है, ये z ये मल्टीप्लाई के लिहाज से होल नंबर जो है, ये देखें ये होल नंबर, ये हमारे पास ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है। इंटीजर का सेट ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये हाल क्यू प्लस कर दिया है, मैं आगे भी चढ़ जाऊंगा, ठीक है। और इस तरह से अगर आप रियल नंबर सिस्टम पे आ जाए, रियल नंबर सिस्टम पे आ जाए प्लस, तो ये जमा के लिहाज से भी मोनोइड है, और यही आर जो है ये मल्टीप्लाई के लिहाज से भी मोनोइड है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर वो नहीं है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ आती, और ये सारी बातें मैं थोड़ी इससे ब्रीफली जल्दी करा रहा हूँ कि इसके ऊपर मैंने क्लास के अंदर बड़ी तफसील के अंदर काफ़ी दूर तक हमने किया हुआ है, काफ़ी तरह के हमने ग्रुप की स्टडी की हुई है, तो इस वजह से मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ। अगला देखेंगे चौथी कंडीशन, वो कहता है कि जी 3 कंडीशनें हो गई, 3 हो गई, होने के बाद अब चौथी पे मारे। वो कहता है नंबर 4 for every a belongs to s, s के अंदर मौजूद हर रकाम के लिए there is an element b belongs to s। कहते हैं कि आप ए में से कोई भी एलिमेंट ले लें, a belongs to s, ठीक है, there is an element b belongs to s। यहाँ पर थोड़ा सा हम जब मैं पर्टिकुलर केस पे आऊंगा तो मैं इसको थोड़ी सी पाबंदियां लगाऊंगा। कहते हैं फॉर एवरी a belongs to s there is an element b belongs to s such that a star b is equal to b star a is equal to e, where e is what, where e is the identity, with respect to star। वो कहते हैं ये जो e है ये हमारे पास स्टार के लिहाज से आइडेंटिटी है। तो इससे हमारे पास एक बात सामने आ गई, यहां से जब हम आते हैं तो हमारे सामने एक बात आ गई, जो भी स्ट्रक्चर बनती है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। तो इसका मतलब ये निकल गया कि जब भी आप ये कंडीशंस लिखेंगे, तो जब ये चौथी कंडीशन पे आप आएंगे, तो कोई कहेंगे कि क्या, कोई मुझसे पूछे या आप सोचें इस पर कि आप ये कहें कि जी क्या ये चीज हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चौथी कंडीशन को तीसरी बनाते हैं, तीसरी को चौथी बनाते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि आप पहले आइडेंटिटी के जिक्र करने के बाद देखें फिर आइडेंटिटी का जिक्र आ गया है, तो समझ लें कि पहले की जो चौथी कंडीशन आप लगा रहे हैं,
इस चौथे कंडीशन से पहले तीसरी कंडीशन का वजूद होना चाहिए। क्यों कि आपने यहां पर ये कहा है कि ई इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और आइडेंटिटी का जिक्र जो है वो इस कंडीशन के अंदर मौजूद है। चुनांचे ये जो चौथी कंडीशन जिसको हम कह रहे हैं, इस कंडीशन से पहले तीसरी कंडीशन का जिक्र जो है वो जरूरी हो जाता है। खैर, तो हमने कहा कि आप जो भी एलिमेंट एस में से ले लें, जो भी एलिमेंट आप एस में से ले लें, तो उसके मुकाबले में फिर हमारे पास एक और एलिमेंट बी के नाम से एस में मौजूद होना चाहिए। तो अब उसमें क्या खूबी होनी चाहिए कि जब आप ए और बी को आपस में कंबाइन करते हैं या बी को ए में कंबाइन करते हैं, तो उसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, अभी आपको मैं मिसाल से क्लियर कर दूंगा और ये क्लियर किया हुआ है। अगर ऐसा हो गया देन, तो हम कहते हैं कि देन B is called the inverse of A with respect to स्टार। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो B है ये उस स्टार के लिहाज से, B is called the inverse of A with respect to स्टार, ठीक है, and vice versa, यानी इसका उलट भी दुरुस्त है। अब चलो मैं आपको उसे कोशिश करता हूं, मैं एग्जांपल से क्लियर कर लूं और फिर थोड़ी सी हम यहां पर कोई पाबंदियां भी लगाएं। देखिए यहां पर देखें n मल्टीप्लाई या n जो जमा से लेते, तो ये जो n जमा के लिहाज से देखें ये ग्रुपाइड है, सेमी ग्रुप है, मगर ये मोनोइड नहीं है। इसलिए हम इसको चौथी स्टेज के ऊपर जो चीज आ रही है हम उसके लिए इसको एज ए कैंडिडेट मुकर्रर नहीं करेंगे, क्योंकि वो मोनोइड ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसको देख लें, ये हमारे पास ग्रुपाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है जमा के लिहाज से। तो इसको हम चौथी कंडीशन के लिए एक कैंडिडेट के तौर पे हम चूज कर सकते हैं। चुनांचे हमारे पास होल नंबर है, जमा के लिहाज से काम कर रहे हैं, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। अब चौथे बयान वो कहते हैं कि आप यहां से जो सा भी एलिमेंट ले लें। चलो जी, मैंने यहां से 4 ले लिया, ये डब्ल्यू में से मैंने 4 ले लिया। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये जो आपने एलिमेंट डब्ल्यू में से चूज किया है 4, तो उसके मुकाबले डब्ल्यू के अंदर एक और एलिमेंट भी ऐसा होना चाहिए। ये जिसको आपने देखिए ये प्लस, ये देखिए जो मैं प्लस में काम कर रहा था, ए स्टार मैंने प्लस कर दिया। यहां पर देखिए अभी मैं बी, ये मैं बी चूज कर रहा हूं। तो कहते हैं कि जब ये करते हैं तो इससे आना चाहिए हमारे पास आइडेंटिटी ई आनी चाहिए। ई से बुरा कि जमा के लिहाज से आइडेंटिटी, मगर जैसा कि मैंने कहा कि जमा के लिहाज से आइडेंटिटी 0 होती है। तो यहां पे जवाब आपका आ जाए, ई की जगह पे आ जाए 0। तो उस केस में हम कहते हैं अगर ऐसा बन गया, या बी, ये बी +4 ये हो जाए, इससे 0 आ जाए, यानी आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो बी है ये 4 का इनवर्स है। तो इसको हम यहां पे डिनोट कर देंगे, इस बी को हम डिनोट कर देते हैं दिस इज इक्वल टू -4। क्यों कि हमें पता है कि जब हम 4 के अंदर -4 को जमा करते हैं तो ये दोनों हल होकर हमारे पास 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो W है, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर मिसाल है 4 इसमें है, मगर इसमें -4 नहीं है। जब -4 इसमें नहीं है तो समझे कि हम इस W को इस चौथे के लिए भी हम नहीं रख सकते। बहरहाल अगर कोई सेट ये चारों कंडीशन ओबे कर जाए, ये चारों कंडीशन एट द सेम टाइम ओबे कर जाए, तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है, यानी ये सेट जो है एस स्टार, ये सेट जो है इसको हम कहते हैं दिस इज ए ग्रुप। हम कहते हैं कि ये एक ग्रुप है। चुनांचे अमूमी तौर पे किताबें जो है जब ग्रुप पे बहस करती हैं, अगर इन पे बहस ना करें, ये स्टेप वाइज ना आए, डायरेक्ट आए, तो वो ऐसे स्टार्ट कर देती हैं। वो कह देती हैं, वो ऐसे कह देती हैं कि लेट जी से, क्यों कहती हैं लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी नॉन एम्प्टी सेट है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रुप के नाम के साथ ये जो जी है, ठीक है जी, इससे कुछ मुमासलत है, इसलिए वो यहां से स्टार्ट कर देती है कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट and star is a binary operation if for all a and b belongs to G, this G a star b belongs to G, ठीक है, that is G is closed under the star, ये हो गया। then the pair G star is called a groupoid। तो इसको मैं अब यहाँ हटा देता हूँ। तो एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई
कि जी हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो। तीसरा ये है कि उस सेट के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिहाज से आइडेंटिटी मौजूद हो, थर्ड कंडीशन। चौथी बात हो गई कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से उस सेट के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स मौजूद हो। ये चारों कंडीशनें ओके हो जाए तो हम कह देते हैं भाई कि ये जो हमारे पास सेट जी है, ये सेट जी जो है ये अंडर स्टार, तो हम कहते हैं कि दिस इज ए ग्रुप। ये हमारे पास एक, हम उसको ग्रुप कह देते हैं। यानी ग्रुप एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और उसके साथ कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, मगर वो बाइनरी ऑपरेशन इस किस्म का होगा और सेट की नेचर ऐसी होगी कि वो सेट जो है ये चारों कंडीशन जिनका हमने जिक्र किया वो ओबे होगी। यानी वो जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके अंदर जो सेट है वो क्लोज भी होगा, वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी सेट में मौजूद होगी, और जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद हैं उन तमाम के इन्वर्सेस भी उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से सेट के अंदर मौजूद होंगे। ये चारों बातें होंगी तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रुप है। अब यहां पर आप देखें, आ जाए Z प्लस पर। देखिए अब ये ग्रुप नहीं है, क्यों? ये तो मोनोइड नहीं था, W जो था ये मोनोइड था, जमा बातें जमा के लिहाज से होगी, मोनोइड था, मगर चूंकि ये है कि इसमें जमा के लिहाज से जो इन्वर्सेस है वो मौजूद नहीं है। यानी कि 4W में है, -4 उसमें नहीं है, 10W में है, -10 उसमें मौजूद नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं है। अब Z पे आ जाए। अब Z जो सेट है वो ये है, Z की जो अक्सर आप देखा करते हैं, आपने देखा हुआ है, Z सेट जो आपके पास ये है, Z -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 लाइक दिस। अब ये चूंकि बाइनरी ऑपरेशन यहां पे आप ले रहे हैं प्लस में, ठीक है। तो अब यहां जो मैंने कहा था आपको Z का जिक्र किया था, तो Z ग्रुपॉइड भी था, सेमी ग्रुप भी था, मोनोइड भी था, ठीक है। और ये इस वक्त ग्रुप भी है, क्यों कि हर जगह के एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर मौजूद है। कैसे? ये देखिए, अगर ये 1 को लेते हैं तो 1 के अंदर आप इसको ऐड करें, ठीक है, तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1 हो गया, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो गया, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 हो गया, 4 का एडिटिव इनवर्स -4 हो गया। ये जो मैंने आगे लिखा है वाइस वर्सा, तो आप वाइस वर्सा मतलब ये है कि अगर 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है तो -1 का एडिटिव इनवर्स +1 हो जाएगा। यानी ये जो एडिटिव इनवर्स है या इनवर्सेस जो है ये साइड बाय साइड होते हैं, अगर एक एलिमेंट उसका इनवर्स है तो वो इसका इनवर्स हो जाएगा। अब रहेगी बात जीरो चूंकि आइडेंटिटी है, और मैंने आपको क्लास 4 के अंदर ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो अपना इनवर्स खुद होती है। ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी होती है, जो भी आइडेंटिटी है वो 0 है या 1 है या कोई और भी है, तो वो अपना इनवर्स खुद होती है। तो 0 अपना इनवर्स खुद, ठीक है। तो ये जो Z है ये जमा के लिहाज से एक ग्रुप है, ठीक है। और हम यूं कर सकते हैं, दैट इज Z प्लस इज ए ग्रुप, Z प्लस ए ग्रुप है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बड़ी जगहों पे हमारे ये काम आएगा, बड़ी जगहों पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये होगा। तो ये भी ग्रुप है। सिमिलरली Q जो है ये Q जमा के लिहाज से ये भी ग्रुप है, Q प्लस इज ए ग्रुप। बता चुका हूं आपको ये क्लासरूम, अब जो क्लासरूम में मेरी क्लास हुई थी उसमें आप आई, ये दोबारा मैं आपको सारी बातें रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं। इसी तरह से हमारे पास जो रियल नंबर का सेट है जमा के लिहाज से ये भी एक ग्रुप है, और फिर से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमारे पास जमा के लिहाज से ग्रुप है। तो हमारे पास जो बड़े भिन्न ग्रुप्स हैं जो जमा के लिहाज से आ रहे हैं वो कौन से हो गए? Z जमा के लिहाज से, Q जो है वो भी जमा के लिहाज से, सेट ऑफ रियल नंबर भी प्लस के लिहाज से, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट वो भी प्लस के लिहाज से, ठीक है। ये चारों ग्रुप जो है ये हमारे पास हैं। अब हम एक पांचवी कंडीशन लगा देते हैं, वो हमारे पास है कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। ये भी आपको मैं बता चुका हूं। उसका रिजल्ट ये है, वो कहता है कि G स्टार इज ए ग्रुप। देखिए हमारे पास आ गया ये अबेलियन ग्रुप, या कम्यूटेटिव ग्रुप। मेरे यहां पे आपको देखें, डेट G स्टार बी ए ग्रुप।
ये देखिए, चूंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबिलियन ग्रुप को, कम्यूटेटिव ग्रुप को, तो समझिए पहले हमारे पास ये चीज ऑलरेडी ग्रुप बन चुकी है, 4 कंडीशनें ओबे हो चुकी हैं। उसके बाद अगर एक 5वीं कंडीशन ओबे हो जाए, 4 के बाद 5वीं कंडीशन अब आ रही है, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है ये, और उसमें एक 5वीं कंडीशन एक्स्ट्रा ये ओबे हो रही है कि इज ए ग्रुप सच दैट फॉर ऑल A and B belongs to G, this implies A star B is equal to B star A is equal to A star B B star A। यदि जिसके अंदर आप A को कंबाइन करें B के साथ, B को कंबाइन करें A के साथ, तो दोनों को जवाब सेम आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो ग्रुप है जो कि ऑलरेडी 4 कंडीशन ओबे होकर यहाँ पर आ गया, तो वो हो जाएगा हमारे पास अबिलियन ग्रुप। यहाँ पे आपके जहन में कई सवाल पैदा होते होंगे, मगर अब नहीं होने चाहिए, आप लोगों को नहीं होने चाहिए, जो स्टूडेंट्स मेरे पास MSc 3rd सेमेस्टर के लड़के हैं, क्योंकि मैंने क्लासरूम में बता दिया था कि जब हम इन ग्रुपों को देखते हैं यहाँ पर, एक Z को, इसको, तो वो तो ऑटोमेटिकली ये ओबे कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ये वो कर जाते हैं, तो आप देखिए क्या ऐसा भी कोई ग्रुप है जमा के लिहाज से जो अबिलियन ना हो, या ऐसे कोई ग्रुप है कि जो मतलब कि अबिलियन ग्रुप ना हो? बहुत सारे ग्रुप हैं जो हमारे पास अबिलियन नहीं होते हैं, ऐसे ग्रुप हैं। अच्छा, खैर उसमें हम अभी बहस करते हैं थोड़ा सा। तो ये जितने भी ग्रुप आप देख रहे हैं, ये ग्रुप है, ये अबिलियन ग्रुप भी है, Q प्लस ये ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, R प्लस अबिलियन ग्रुप है, C प्लस अबिलियन ग्रुप है, ये सारे अबिलियन ग्रुप हैं, ठीक है। अब आ जाए जरा सा दूसरे साइड ग्रुप पर, देखिए अपने Z ले लिया और ऑपरेशन मैंने ले लिया मल्टीप्लाई का, ऑपरेशन ले लिया मैंने मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का ले लेते हैं तो यहां पर देखेंगे Z मल्टीप्लाई, अब देखिए कोई से भी दो इंटीजर्स ले लें, जरूर करें जवाब इंटीजर है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि यहां पर मतलब कि पहली कंडीशन क्या है कि जी ऑपरेशन डिफाइंड हो या वो क्लोज्ड हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, बताया था क्लासरूम के अंदर। दूसरा स्टार, ये जो मल्टीप्लाई है वो एसोसिएटिव भी है, आम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, क्यों कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी, ये भी है। दूसरी बात है कि मल्टीप्लाई के से आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, 1 इसमें मौजूद है, 1 इसमें मौजूद है। अब रही बात इनवर्सेस की, अब जितने भी एलिमेंट इसमें मौजूद हो तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस इसमें मौजूद हों, यानी मसलन अगर आप Z में से 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा है कि एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए कि जिस एलिमेंट को इससे आप ज़रब करते हैं तो आपका जवाब आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपका जवाब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास ये जो 4 है, इसके बाद यहाँ पे अगर 1/4 हो तो ये 4 इंटू 1/4 से 1 आता है, मगर 1/4 इसमें है नहीं, 1/4 जो है वो Z के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास Z जो है वो जमा के लिहाज से तो ग्रुप है, मगर Z जो है वो मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप नहीं है। अब आगे आ जाए Q पे आते हैं जी। अब यहां देखिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आएंगे, Q मल्टीप्लाई। अब Q जमा के लिहाज से तो ग्रुप है, हम देखा जाते हैं मल्टीप्लाई के लिहाज से। अब गौर करें कि कोई से भी 2 रेशनल नंबर्स ले लें, कोई से भी 2 रेशनल नंबर ले लें, उनका प्रोडक्ट रेशनल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल है। प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव भी होता है। मल्टीप्लाई के से आइडेंटिटी क्या होती है, 1 Q में मौजूद है। क्यों, हमारे पास अगर डेफिनेशन आपको रियल नंबर की है कि जी n इज द सबसेट ऑफ W, W इज द सबसेट ऑफ Z, Z इज द सबसेट ऑफ Q, क्योंकि Z Q का सबसेट है। अगर Z Q का सबसेट है तो अगर 1 Z में तो Q में तो होगा, और तो चुनांचे इसमें आइडेंटिटी मौजूद है, ठीक है। अब आ जाए इनवर्स के ऊपर, इनवर्स, ठीक है। आप कोई भी रेशनल नंबर ले लें, कोई भी रेशनल नंबर ले लें, देखिए आपने लिया 4, रेशनल तो है क्योंकि 4 इंटीजर है, रेशनल है। अब 4 जो है वो Q को बिलोंग करता है, तो उधर 1/4 जो है वो भी Q को बिलोंग करता है। क्यों कि Q के अंदर तमाम नंबर जो होते हैं वो किस शक्ल में होते हैं, जिनकी शक्ल P/Q जैसी हो, P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये Q में मौजूद है। आप Q में से ले लेते हैं 10/,
71 ये लिखते हैं, ये क्यू को बिलोंग करता है। अगर क्यू को बिलोंग करता है क्योंकि ये पी बटा क्यू फॉर्म में है, इंटीजर बाई इंटीजर, तो ऑब्वियस सी बात है फिर 71 बटा 10 ये भी क्यू में मौजूद है। और अगर आप 10 बटा 71 को 71 बटा 10 से ضرب करते हैं तो देखिए ये दोनों हल होकर हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बटा 71 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 71 बटा 10 है, और 71 बटा 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 10 बटा 71 है। तो यूं इस तरह से अगर आप क्यू में से जोन से भी नंबर लेंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यू में जरूर मौजूद होगा, यानी उसे उल्टा कर दें। अगर आप एक नंबर लेते हैं पी बटा क्यू, ठीक है, क्यू में से उसको उल्टा कर दें, ठीक है, तो क्यू बटा पी दोनों को कैलकुलेट करें 1 आएगा। तो इंसान जब ये देखता है तो वो फौरी तौर पर उसका जहन ये कह देता है कि यार ये जो क्यू है ये भी मल्टीप्लाई क्लास से ग्रुप है। लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ी अहम चीज जो हमारे पास एक पॉइंट है जो हमें वो करता है, वो हमें क्यू को जो है वो मल्टीप्लाई क्लास से ग्रुप नहीं बनने देता। वो ये है कि हमारे पास क्यू के अंदर क्यू में 0 भी मौजूद है। क्यू में 0 है, क्यों? Z क्यू का सबसेट है। जब Z क्यू का सबसेट है, Z में 0 है, क्यू में 0 है। अब डिफिनेशन हमें ये कहती है, चौथी डिफिनेशन, कि जी जितने भी एलिमेंट हैं उसके इनवर्सेस भी क्यू में मौजूद होने चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि 0 तो क्यू में है, अगर 0 क्यू में है तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? हम इसको तलाश करना चाहते हैं और ये आपको मैंने क्लासरूम में तलाश करके दिया था। तो हमने यहां एज्यूम कर दिया, हमने कहा कि लेट u is the multiplicative inverse, u is the multiplicative inverse of 0। हमने कहा कि u का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 0 का वो u है। अगर वाकयातन u का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स u है, जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो इसकी निशानी ये होती है कि उन दोनों के प्रोडक्ट से हमेशा आइडेंटिटी आती है। अब अगर u जो है वो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फिर u into 0 will be equal to multiplicative identity which is equal to 1। अब मसला ये है कि हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर u मौजूद नहीं है, कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो 0 के साथ ज़रब होकर आपको 1 दे। ऐसा कोई नंबर है ही। अगर ऐसा कोई रेशनल नंबर आपके पास मौजूद है, कोई रेशनल नंबर ऐसा मौजूद है कि जिसको आप 0 के साथ ज़रब करते हैं तो वो 1 आता है, ठीक है, तो फिर वो जो नंबर होगा वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का। मगर ऐसा नंबर है नहीं, तो इसका मतलब कि ये ऐसा नंबर, ऐसा u जो है ये does not exist, क्यों में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये निकला कि यहां पर सिर्फ ये एक कंडीशन जो है कि 0 चूंकि क्यू में मौजूद है, तो ये कंडीशन जो है वो क्यू को, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप होने नहीं देती। तो चुनांचे याद रखिएगा कि क्यू जो है वो मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप नहीं है। तो चुनांचे अगर आप दूसरा समझें तो अगर हम इस क्यू में से हम 0 को बाहर निकाल दें, ये देखिए मैंने इसमें से 0 को बाहर निकाल दिया। अब ये जो सेट है, इसको हम इन शॉर्ट कहा करते हैं, इस सेट को, दिस इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, यानी 0 को हटाकर जो रैशनल नंबर बच जाते हैं वो, ठीक है। अब इस सेट को ले लें और इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई लगा दें तो अब ये जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो गया। तो चुनांचे याद रखें कि जिस सेट में भी 0 होगा, अभी हम यूजुअली बात कर रहे हैं इसमें, जिस सेट में भी 0 होगा, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप नहीं होगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो चुनांचे अब लगे उसमें से 0 को निकाल दिया, ये ग्रुप बन गया। सिमिलरली R के अंदर 0 मौजूद है, ये जमा के लिहाज से ग्रुप है, मगर ये कॉम्प्लेक्स के लिहाज से ये मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस R में से 0 को निकाल दें तो ये भी मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप। और सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है C, ठीक है, इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो 0 है, जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0 के फॉर्म में होगा, जो भी 0 निकाल दें तो ये भी मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप बन गया। तो चुनांचे हमारे पास जो बड़े वेल नोन ग्रुप्स आ गए, जिसके ऊपर मैंने आपको क्लास के अंदर पूरी एक टेबल बनाकर दिया था, मैं दोबारा आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ।
तो हमारे पास जो सूरत हाल बन जाती है वो ये है, तो चुनांचे हमारे पास ये Z प्लस, ये भी ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स हैं, दीज आर ग्रुप्स अंडर प्लस Q जो है ग्रुप है, हमारे पास रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सेट ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जमा के अंदर ग्रुप है, और ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे अभिन्न ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे अभिन्न ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में फिर यहां पर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये अब ये नहीं है, तो ये Q 0 को निकाल दें, ये ग्रुप है, रियल नंबर का सेट 0 निकाल दें, ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट 0 निकाल दें, ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स हैं, और ये सारे भी बिलियन ग्रुप्स हैं, ये भी सारे बिलियन ग्रुप्स हैं, ये तमाम बिलियन ग्रुप्स हैं। आपने देखा कि हमने यहां पर बीच में इर्रेशनल नंबर को हम छोड़ गए, देखिए हमने कहीं पर भी इर्रेशनल नंबर को टच नहीं किया, हमने यहां पर इर्रेशनल नंबर को टच नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर जो है वो ग्रुप नहीं बनाते। उसकी वजह ये है, और वजूहात तो कई हैं, सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप जमा के लिहाज से आप Q डैश लेते हैं, Q डैश यानी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, तो ग्रुप बनने के लिए शर्त ये है कि भाई कि उस सेट के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होनी जो कि 0 है। अब 0 जो है वो रेशनल नंबर है, 0 इर्रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह हमें पता है कि Q इंटरसेक्शन Q डैश इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। जो नंबर रैशनल होगा वो इर्रेशनल नहीं होगा, जो इर्रेशनल होगा वो रैशनल नहीं होगा। अब चूंकि 0 Q में आ चुका है तो Q डैश में नहीं होगा, आप Q डैश में 0 को लेकर नहीं जा सकते। इसी तरह से हमारे पास तो Q डैश जो है वो जमा के लिहाज से ग्रुप ना हुआ, फिर ये Q डैश जो है ये मल्टीप्लाई के लिहाज से भी ग्रुप नहीं है, ये मल्टीप्लाई के लिहाज से भी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप? इसलिए कि इसके अंदर मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी नहीं है। मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी जो 1 होती है और 1 जो है वो Q में है, 1 Q डैश में नहीं है। तो ये तो आपको मैंने मोटे रीजन दिए, और भी बहुत से रीजन है, लेकिन ये जो है कि हमारे पास रैशनल इर्रेशनल नंबर जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करते, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारे पास ये जो हमने 1 2 3 4 और 5 6 7 ग्रुप लिखे फिलहाल, ठीक है, तो ये बड़े वेल नोन ग्रुप्स हैं जो हम इसको जा बजा इस्तेमाल करेंगे अपने आइडियाज के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए हम इनको पढ़ेंगे। अच्छा, आपको एक और चीज मैंने बता दी थी, मैंने ये बता दिया था आपको कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ठीक है, अच्छा, ग्रुप के डिफिनेशन के लिहाज से हम कहते हैं कि G स्टार इज ए ग्रुप, G स्टार इज ए ग्रुप, ये स्टार, ठीक है। अपनी हमने थ्योरी तो इस पे डेवलप की है कि G स्टार को भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन बाकी आपके ज्यादा जो थ्योरम है किताबों के अंदर है, आपके पीछे जितने भी आपके रिजल्ट्स हमारे पास होंगे उनमें ज्यादातर जो ऑपरेशन इस्तेमाल होगा वो प्लस का यूज होगा, ठीक है, मगर ज्यादा एक्सटेंसिवली जो ऑपरेशन इस्तेमाल होगा वो होगा मल्टीप्लाई का, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले ग्रुपों में बड़ी खूबसूरतियां और बड़ी अजीबोगरीब चीजें पैदा हो जाती हैं। इस तरह कुछ और भी बाइनरी ऑपरेशन है, मैं उसमें भी आऊंगा, वो भी आपको मैंने बताया होगा, लेकिन फिर वो भी आऊंगा। वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस टाइप के हैं जिसको हम यू डिनोट करते हैं, या जिसको हम ऐसे यू डिनोट कर देते हैं, यानी प्लस डाल के उसको दायरे में बंद करते हैं, मल्टीप्लाई डाल के दायरे में बंद करते हैं, ये भी है। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप्स जो है, हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन ये वहां पे हमने जहां पे आपका जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स नहीं है, या ऐसा मतलब उसको सेट है, वो सेट है, तो उसमें फिर हम यूनियन इंटरसेक्शन का भी यूज करेंगे। खैर ये आपको 2-4 एग्जाम्पल में इसमें भी करा दूंगा कि जहां पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है स्टार वो बात कर यूनियन की शक्ल अख्तियार करेगा या इंटरसेक्शन की शक्ल अख्तियार करेगा। और ऐसा उस वक्त होगा कि जब आपका जो गिवन सेट है, ठीक है जी, वो गिवन सेट जिसको हमने शुरू में एस का नाम दिया था, वो जो एस है वो जो है वो सेट तो है मगर सेट ऑफ सेट्स है, तो उसका अरकान फिर सेट है, क्योंकि यूनियन का जो अमल है वो सेटों पे अप्लाई होता है। खैर वो भी हम बहस करेंगे, अगर 2-3 में ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा,
तो अब हो गया ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप भी मैंने बता दिया था। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की आपको डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि हमारे पास जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, जमा के लिहाज से कि मल्टीप्लाई के लिहाज से। मैं ज्यादातर इसी पे बहस करूंगा कि हमारे पास जी जो है ये ग्रुप है, खा वो जमा के लिहाज से कि मल्टीप्लाई के लिहाज से। जब वो ग्रुप बन गया तो ग्रुप बनने के बाद इस सेट के अंदर आप एलिमेंट्स को काउंट करें, एलिमेंट्स को गिने, कितने एलिमेंट हैं उसमें, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो जितने उसमें अरकान की तादाद होगी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को हम डिनोट कैसे करते हैं, या तो हम करते हैं ओ जी, दैट इज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, या हम लिख देते हैं जी लिखकर हम यहाँ पर ये ऐसे दो लाइनों के बीच में बंद कर देते हैं। तो ये जो नोटेशन हमारे पास आ गई, इसका मतलब ये होता है कि एक सेट के ग्रुप बनने के बाद वो जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर भी ग्रुप बन जाए, बनने के बाद आप उसमें एलिमेंट को काउंट करें, काउंट करने के बाद आप देखें जो उसकी तादाद है उस तादाद को लिख दें, तो उसी तादाद को हम कहते हैं कि ये हमारे पास उस ग्रुप का ऑर्डर है। अब यहां पर देखें ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। अब इंटीजर का जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लामुतनाही है, इन्फिनिट है। तो ये ग्रुप तो है ये, चलिए इसका जो ऑर्डर होगा, इस ग्रुप में जो ऑर्डर होगा दिस वन, ये बन जाएगा इन्फिनिट। दैट इज नॉट, इट इज नॉट ए फिनिट ग्रुप, इट इज इन्फिनिट। ठीक है। सिमिलरली ये जो ग्रुप है इन्फिनिट ग्रुप, इन्फिनिट ग्रुप, इन्फिनिट ग्रुप, इन्फिनिट ग्रुप, इन्फिनिट ग्रुप, इन्फिनिट ग्रुप। तो जितने भी इन ग्रुपों का मैंने आपसे जिक्र किया है, ये सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं ये तमाम के तमाम हमारे पास इन्फिनिट ग्रुप है। अब यहाँ पर जो इन्फिनिट ग्रुप का मसला है ना, ये भी आपको मैंने क्लास के अंदर बड़ी लॉजिकली डिस्कस किया था। आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट किए थे, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछे भी थे, आपने उसके जवाब नहीं दिए थे, आप उलझ भी गए थे। तो फिर मैंने इसको क्लियर किया था, क्योंकि मसला ये बना हुआ है कि जो ग्रुप की पहली कंडीशन है, ठीक है जी, कि जो हम प्लस को ले लेते हैं, हमने कहा जी कि ए और बी किसी सेट को बिलोंग करता है, जो भी सेट है एस को बिलोंग करता है। अगर ए प्लस बी भी एस को बिलोंग कर जाए, ए प्लस बी भी एस को बिलोंग कर जाए, ठीक है ना, और ये रिजल्ट ट्रू होना चाहिए एस के अंदर मौजूद तमाम अरकान के लिए, तो तब ग्रुप बनने की 1/4 कंडीशन पूरी होती है, क्योंकि 3 कंडीशनें बाकी हैं। ये चीज जो है एक सेट को जो है ना वो लोगों को मजबूर कर देती है, यार समझो कि ये सेट जो है कभी मुतनाही हो ही नहीं सकता। जैसे मिसाल है, आप एक सेट लेते हैं, आपने ये सेट ले लिया 1 2 3 4 5, तेरे साथ 0 निकाल लें, वैसे निकाल 0 निकाल। आप समझते हैं भाई ये ग्रुप है कि नहीं, अब 0 तो इसमें है, ग्रुप की एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अब मसला यह है कि जब आप 1 में 2 को जमा करते हैं 3, ठीक है, 2 में 3 को जमा करते हैं 5, 4 में 5 को जमा करते हैं 9, वो तो नहीं है, 3 में 5 को जमा करें 8, वो भी नहीं है, 2 में 4 को जमा करें 6, ये भी नहीं है। अब आप इसको ग्रुप बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 में 4 जमा किया 5, 1 में 5 जमा किया 6, तो चलो आप 6 को डाल देते हैं। अब चलो यार ये तो ग्रुप बन गया, लेकिन मसला ये बन गया फिर आप 2 में 6 को जमा करें 8, वो भी नहीं है, या 1 में 6 को जमा करें 7 बनता है, वो भी नहीं है। अब मुझे 7 को डाल दें, 7 को भी डाल दिया। अब आप 1 में 7 को जमा करते हैं 8, वो भी सही है, तो जी 8 को भी डाल दें। ये तो अब सिलसिला चल रहा है। तो ये चीज जो है इंसान को, जो आम कारी होते हैं पढ़ने वाले या आम स्टडी करने वाले लोग जो होते हैं, या आम उनको ये चीज बताई जाती है, तो वो ये कहते हैं यार कि ये जो हमारे पास आपने जो पहली कंडीशन लगाई हुई है कि जो भी 2 एलिमेंट उस सेट में से लें, और उस सेट में से लेने के बाद उन 2 एलिमेंट को लेने के बाद उसको आप आपस में आप जमा करें या ज़रब करें, तो उसका जवाब भी उसमें मौजूद हो, तो ये जो चीज़ है ये तो सेट को जो है वो मुतनाही नहीं बनने देती। तो समझ रहे कि जितने भी ग्रुप्स हमारे पास होंगे वो मुतनाही नहीं होंगे, वो लामुतनाही होंगे। लेकिन नहीं, मैंने आपको फिर उसके बाद मिसालें दी थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये सेट ले लेते हैं, एक सेट आप ले लेते हैं जिसमें ले लिया था 1 ओमेगा स्क्वायर, हमने ये सेट लिया था। ये ओमेगा कहाँ से आया, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था आपको, ठीक है। यानी ओमेगा की वैल्यू जो थी, यानी ओमेगा जो हम एज्यूम करते हैं वो हो गया हमारे पास जो था -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये हो गया। जब ओमेगा आप इसको कह देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, और वाकई हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी जब आप x क्यूब इज इक्वल टू 1 इस मसवात के सॉल्यूशन निकालते हैं सारे ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में 3 नंबर आ जाते हैं। एक नंबर हमारे पास 1 आता है, तो अगर आप 1 डालें 1, दूसरा आ जाता है ये, तीसरा आ जाता है ये, ठीक है।
और चुनांचे जब आपसे लिखा हमने तो हमने लिखा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमने इख्तिसार के लिए, मुख्तसर करने के लिए हमने इस सेट के अंदर हमने इसको यूं नहीं लिखा, यानी 1 माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। वैसे है तो यही है तो यही, लेकिन मैथमेटिक्स में हम सिर्फ इख्तिसार से काम लेते हैं। हम कहते हैं कि आप ऐसे करें कि इसको आप ओमेगा कहते हैं। जब इसको आप ओमेगा कह देते हैं तो ये फिर मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि जब इसको आप स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाता है, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो बाद में हमने इस सेट को अंडर मल्टीप्लिकेशन, आपको कैलेस ने जो टेबल प्रपोज की थी, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था कैले, ठीक है, आर्थर कैले, तो उसको बनाकर फिर आपको मैंने इसे ग्रुप बनाकर दिखाया था, जिसके मैं अब यहाँ पे बहस नहीं कर रहा, ठीक है, आपको कैलेस टेबल याद होगा। तो चुनांचे ये भी हमारे पास ग्रुप है। अगर हमारे पास बाकी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप है, इट इज नॉट अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर ये ग्रुप है और है ग्रुप ये, तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है ये हमारे पास है 3। क्यों? इसमें 3 एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट्स को आप जैसे भी मल्टीप्लाई करें, जैसे भी मल्टीप्लाई लगे रहे सारी उम्र, आप इस सेट से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये आपको मैंने क्लास के अंदर सारा टेबल बनाकर सब कुछ करके मैंने बताया था कि ये हमारे पास ग्रुप है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी है, और इसमें जितने भी एलिमेंट है उसके इनवर्सेस भी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और ये एबिलियन ग्रुप भी है। तो बहरहाल ये हमारे पास एक फिनिट ग्रुप है, और हमारे लिए ज्यादा ब्यूटीफुल ग्रुप, ज्यादा खूबसूरत ग्रुप्स जो हैं वो फिनिट ग्रुप्स हैं। फिर आपको मैंने एक और ग्रुप की मिसाल दी थी इसमें, जो आपको ऑलरेडी याद होगी, ठीक है, वो हमारे पास ग्रुप था कौन सा? वो ग्रुप था हमारे पास 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये था। ये उस वक्त आ जाता है कि जब आप x4 इजिकल टू 1 को, इस इक्वेशन को हल करते हैं, x4 इजिकल टू 1 के तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो वो ये आया था, ठीक है। अब ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन में बात करूं, अंडर एडिशन भी है। अब ये जाता है, और इसके भी मैंने कैलेस टेबल बनाकर आपको बनाकर पूरी कंस्ट्रक्शन करके आपको मैंने प्रूफ करके दिया था कि ये भी हमारे पास ग्रुप थी, और आपके लिए बोर्ड के ऊपर मैंने कैलेस टेबल बनाई थी और बनाकर मैंने आपको ये दिखाया था। अब ये जो ग्रुप हमारे पास है इसको मूल तौर पर हम डिनोट कर देते हैं C4 के साथ। तो चुनांचे इस C4 ग्रुप का जो है, ये जो ग्रुप है, इसका ऑर्डर बन गया हमारे पास 4। इसके अलावा एक और ग्रुप मैंने बनाया था आपके लिए, फेलिक्स लियन, बाद उसको क्लियन पढ़ते हैं, बाद लोग लियन पढ़ते हैं, फेलिक्स लियन या क्लियन जो भी कहें, ठीक है। स्पेलिंग ये है फेलिक्स, ये KLIEN, गालबन अगर यहाँ कोई मिस्टेक नहीं कर रहा, ठीक है। लियन 4 ग्रुप या क्लियन 4 ग्रुप, ठीक है। ये फेलिक्स लियन या फेलिक्स क्लियन, ठीक है, जो भी इसका तलफ़ुज़ है, ठीक है, हर की अपनी अदायगी होती है। तो मेरा ये शख्स ने, ये फेलिक्स लियन जो था, ये जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने खुद एक ग्रुप बनाया था, उसमें उसने ये एलिमेंट रख दिए थे, उसमें रख दिया था 1ABAB, ये 4 एलिमेंट रखे थे, और ये एलिमेंट रखकर उसके ऊपर उसने कुछ कंडीशन लगा दी थी। उसने कहा था कि यहाँ पर जो A स्क्वायर है ये भी 1 है, B स्क्वायर जो है ये भी 1 है, और AB होल स्क्वायर जो है ये भी 1 है, ये कंडीशन लगाई थी। और ये भी आपके लिए मैंने क्लासरूम के अंदर आपको मैंने प्रूफ करके दिया था। तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप था, ठीक है। तो इसको अमूमी तौर पे किताबें K4 से डिनोट कर देती हैं, ठीक है, DN4 ग्रुप। और ये भी हमारे पास एक फिनिट ग्रुप है, ऑर्डर इसका 4 है। इसके अलावा आपको मैंने एक लंबा चौड़ा चार्ट बनाकर दिया था, जिसके साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डाइहेड्रल ग्रुप। बड़ा खूबसूरत ग्रुप है, खूबसूरत इस सेंस में कि हम बहुत सारी जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको जब हम वेरीफाई करते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो उसके लिए हमारा ये जो हमारे पास जो डाइहेड्रल ग्रुप है वो हमारी बड़ी हेल्प करता है, बड़ी मदद करता है, जिसके अंदर हमने एक स्क्वायर को हमने रोटेट किया था और उसके रिफ्लेक्शन देखे थे, और रिफ्लेक्शन देके हमने उसका एक लंबा चौड़ा चार्ट बनाया था। वो चार्ट आपके पास मौजूद होगा, ठीक है। सेट में आपको लिख देता हूँ, वो हमारे पास है, डिनोट करते हैं उसको हम, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। D4 इसमें आ गया 1A स्क्वायर A क्यूब BA स्क्वायर BA क्यूब, और कंडीशन लगा दी मैंने A4 इज इक्वल टू 1, B स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
ए बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब। ये तीन कंडीशनों के अंदर ये भी ग्रुप बना था और एक लंबे चौड़े चार्ट बनाया था जिसमें हम लोगों ने इधर भी हमने 8 एलिमेंट रखे थे, इधर भी 8 रखे थे, तमाम को हमने टेबल बना के इसको हमने ग्रुप किया था। इसको हम कहते हैं डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मगर गालिबन आपकी जो बीएससी किताब अभी चल रही है, जो टेक्निक की किताब है आपके बीएससी क्लास के अंदर, उन्होंने उस किताब के अंदर इसको उसने डिनोट किया हुआ है D8 के साथ। खैर हर किताब की अपनी इंप्रेशन होती है, तो ये जो D4 जो लोग इसको D4 से जाहिर करते हैं अक्सर किताबें, वो ये कहते हैं कि असल में इसमें हम लोग जो है एक स्क्वायर को लेते हैं, ज्योमेट्रिकली एक स्क्वायर को लेते हैं और स्क्वायर को लेकर इसको हम रोटेट करते हैं, उसके रिफ्लेक्शंस देखते हैं। चूंकि स्क्वायर के 4 साइड होते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, सर D4 तक हुआ था। हाँ, तो उनका जो लोग इसको D4 से जाहिर करते हैं तो उनके वो अपने ज़हन में ये रखते हैं कि चूंकि इसमें हम लोगों ने एक स्क्वायर को रोटेट किया था, यानी यहाँ पे एक स्क्वायर को ले लेते हैं, एक ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर, चारों साइड इक्वल, ये दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, इसको लेते हैं। तो चूंकि स्क्वायर के 4 साइड होते हैं तो इसलिए वो यहाँ पे क्या देते हैं D, इसको D4 से जाहिर कर देते हैं। तो इस ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे वो इस 4 से डबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्क्वायर को न लें और हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, मसावियुल अज़ला मुसल्लस, तीनों अज़ला बराबर, ये ले लें, ये साइड तीनों बराबर हों, ठीक है। तो उसके अंदर फिर हम अगर वही जो कॉन्सेप्ट हमने वहां इस्तेमाल किए, ए को हमने इस्तेमाल किया रोटेशन के लिए थ्रू 90 डिग्री, ठीक है, और इस तरह से अगर हमने बी को इस्तेमाल किया उसके रिफ्लेक्शन के लिए, वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल करें तो हमारे पास सेट आता है D3, क्योंकि साइड 3 है, एलिमेंट आ गए उससे डबल 6, वो आ जाएगा 1 a स्क्वायर b a स्क्वायर। कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी a क्यूब इज इक्वल टू 1 b स्क्वायर यहाँ भी b स्क्वायर 1 और ab इज इक्वल टू b a स्क्वायर, ये बन जाएगा ab इज इक्वल टू b a स्क्वायर। तो इन तीन कंडीशनों के अंदर हमारे पास ये जो है ये भी एक ग्रुप बनता है, ये बन गया हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ये बन गया डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है। ये दोनों ग्रुप जो है ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, ये अबिलियन नहीं है। पहली बात तो बड़ी बात है, यहां से आप देखें, ये देखें ए बी देखें, ए यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, ए बी, ठीक है। अब ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, ए बी बी ए क्यूब के बराबर है। यही कंडीशन आपको बता देती है भाई कि ये ग्रुप जो हमारे पास है ये अबिलियन ग्रुप नहीं है। सिमिलरली हमारे पास यहां पर आप देख लें तो ए बी, ए को बी से ज़रूर करें, ए बी तो उसमें है नहीं, अगर ए बी बी स्क्वायर के बराबर है, अब ए बी स्क्वायर के बराबर है और चुनाचे समझ है कि ए बी आपका जो है वो बी के बराबर नहीं है। इस वजह से ये जो दोनों ग्रुप हैं ये हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप हैं, ठीक है। तो और ये बड़े खूबसूरत ग्रुप है, खास करके D4 वो थोड़ा बड़ा है, तो इससे हम बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप्स में आती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम इसकी मदद से हम वेरीफाई कर लेते हैं और ज़रा सा हमें बड़ा अच्छा नजर आता है और काफ़ी सारे आइडियाज जो है वो हमें क्लियर हो जाते हैं, हमारे जहन में जो मुख्तलिफ उबहाम होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये भी आपको मैंने यहाँ तक ये भी आपको मैंने करवा दिया था। अच्छा, अब जो चीज़ है वो ये है कि ये हो गए ग्रुप फिनिट, और वो जो पिछले ग्रुप थे वो सारे ग्रुप थे हमारे पास इन्फिनिट ग्रुप्स, वो सारे इन्फिनिट ग्रुप्स थे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, कुछ और भी ग्रुप्स हमारे पास हैं। उस ग्रुप के अंदर जो है हमारे पास हम बाइनरी ऑपरेशन कुछ ये इस तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं या इस तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं एक आइडिया देता हूं, वो हमारे पास है रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो m। अच्छा चलिए इससे पहले फिर उसमें हम कुछ और एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा एक और काम कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप तो हमने डिफाइन कर दिया, वो उससे मैं इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि भाई आपको मैंने एक और चीज़ बताई हुई है, तो वो मैं उसको कैसे लिखता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, या अभी अगर टाइम हुआ तो अभी भी कर लेंगे। चूंकि आपको मैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप
बता चुका हूं। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप से मुराद होती है भाई कि एक सेट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर जब ग्रुप बन जाए, ग्रुप बनने के बाद उसमें जो अरकान की तादाद होती है, ठीक है, जो अरकान की तादाद होती है उस तादाद को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो आपने देखा था कि पिछले मैंने आपके पास कुछ ग्रुप हमने बताए थे आपको, इंटीजर्स का, रैशनल्स के और रियल के, कॉम्प्लेक्स के, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन वगैरह वगैरह, वो सारे इन्फिनिट ग्रुप्स थे। लेकिन यहाँ पर अभी जो मैंने ग्रुप बताया, एक ग्रुप जो बताया आपको ये वाला, देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दिस, ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर 3 है। फिर आपको मैंने बताया C4 ये हो गया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये फिर ग्रुप ऑर्डर 4 है। फिर आगे मैंने कर दिया आपके पास K4, उसमें कर दिया हमने 1 A B AB कंडीशन हो गई A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी ग्रुप है। और उसके बाद आगे हमने कर दिया D4 ग्रुप, वो वाला, और फिर हो गया हमारे पास D3 ये वाला ग्रुप। ये तमाम के तमाम वो ये सारे अंडर मल्टीप्लिकेशन हम बात करें, हमने एडिशन को भी टच नहीं किया। आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था ये छुट्टियों से पहले, जब आपकी ये कोरोना की छुट्टियां नहीं हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप मुझे ऐसा एक ग्रुप बताएं जिसमें 6 एलिमेंट हो, 7 एलिमेंट हो, 8 एलिमेंट हो, लेकिन हो वो अंडर एडिशन, जमा के अंडर हो, ठीक है। लेकिन आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया था, लेकिन अभी मैं आपको इसको वर्ड में इस नेक्स्ट क्लास में इसमें मैं आपको बता दूंगा। उससे लिए मैं अभी आ रहा था ये रेजिड्यू क्लासेस के ऊपर है। तो देखिए ये तमाम जो ग्रुप्स हैं, ये सारे सारे ग्रुप आपके सामने हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, वहां पे था ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, अब हम कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी एक ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर, एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका ऑर्डर। मिसाल है, चलिए मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ये मैं स्टार्ट कर देता हूं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आपको मैंने डिफरेंशियल दिखाई थी, लेकिन मैं दोबारा आपको रिमाइंड कर देता हूं। वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, याद रखिए कि इस ग्रुप के अंदर ओमेगा क्यूब जो है वो हो जाता है इक्वल टू 1, डिस्कशन में की हुई है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये 1 प्लस हो जाता है। अच्छा, अब देखिए ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, देखिए ये ग्रुप है, ये मैं सारा इस वक्त में जो बात कर रहा हूं ये मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैंने यहां से 1 लिया। आपसे देखिए इस 1 का ऑर्डर क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर। आपसे देखिए ये जो ओमेगा है ये भी इस ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या है, हमने कर दिया ओमेगा स्क्वायर, ये भी इसका एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या है। तो सवाल आता है कि एक ग्रुप के अंदर मैं इस मिसाल इसलिए दे रहा हूं पहले कि आपको समझ आ जाए। तो कहते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट आप चूज करते हैं, मिसाल आपने यहां से ओमेगा स्क्वायर चूज कर दिया, चलिए इसको लिखिए, ओमेगा स्क्वायर चूज कर दिया। अब तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसके ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप इसके ऊपर पावर डालेंगे, और वो जो पावर डालेंगे ना, वो पावर आप डालेंगे पॉजिटिव पावर्स, यानी 0 नहीं डालेंगे आप, ये ऑर्डर की डिफिनेशन में आया हुआ है, यानी आप इस पे 0 नहीं डालेंगे। अगर 0 डालते हैं तो वो ही बन जाता है। तो आप ऑर्डर के लिए हमेशा जो आप पावर डालेंगे तो उसका आगाज लेंगे 1 से, यानी 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे। इसके बीच में एक फिलॉसफी है, हिकमत है, इसलिए हमने पॉजिटिव पावर को चूज किया है। फिर वो हम 0 पे भी आएंगे, उसमें भी आएंगे, लेकिन इन जनरल में डिफरेंशिएट करो। वो कहते हैं कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर एक ऐसी पावर जो मुस्बत हो, पॉजिटिव पावर हो, ठीक है, और हो वो सबसे छोटी, मुस्बत हो मगर हो सबसे छोटी, ठीक है। अब सबसे छोटी 1 डालें, 0 तो डाल नहीं सकते, मुस्बत पावर कहां से शुरू होती है, मुस्बत शुरू होती है 1 से। आपने 1 डाली, जब 1 डाली तो ये बन गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा है, ये स्क्वायर है, इस पर आप दूसरी पावर 2 डालें, ये बन गया हमारे पास ओमेगा 4, ठीक है। लेकिन चूंकि ओमेगा क्यूब 1 है, जब ओमेगा क्यूब 1 है
तो ये बन गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 है तो ये बन गया ओमेगा। उसके बाद आप ऐसे करें कि ओमेगा के ऊपर आप 3 डालें, 3 डालें, जब 3 डालते हैं तो ये बन जाता है ओमेगा 6, मगर ओमेगा 6 डाला तो ये बन गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, यूं लिखा। अब ओमेगा क्यूब 1 है, फिर ये ओमेगा क्यूब 1 है तो ये बन गया 1, तो ओमेगा स्क्वायर पर 3 डाला तो 1 आ गया। अब आगे कोई चीज देखिए, अब मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर मैं 6 डालता हूँ, मैं 6 डालता हूँ। जब ओमेगा में आप 6 डालते हैं तो ये बन गया ओमेगा 12, ओमेगा 12 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 टू द पावर 4, देखिए 12 बनता है, मगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ये बन गया 1 टू द पावर 4, ये 1 आ गया। अब फिर मैं आगे ओमेगा स्क्वायर के ऊपर डाल देता हूं, इसमें मैं डाल देता हूं मिसाल है मैंने 24 डाल दिया, 24 डाल दिया। यह तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां से बन गया ये ओमेगा 48, यहां से ये बन गया ओमेगा 3 इंटू 16, 3 इंटू 16, यहां से ये बन गया ओमेगा क्यूब टू द पावर 16, ओमेगा क्यूब 1 है तो ये बन गया 1 टू द पावर 16, ये 1 आ गया। यानी कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मतलब यहां पर ये था जो मैं आपको बता रहा था, वो मैंने आपको ये बताया कि इस ग्रुप के मामले में हमने देखा कि जी आप ओमेगा, ओमेगा देखें स्क्वायर पर, ओमेगा स्क्वायर पर 3 डालते हैं तो 1 आता है। आप ओमेगा स्क्वायर के ऊपर ठीक है जी 6 डालते हैं तो फिर 1 आता है। आप ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर आप 24 डालते हैं फिर 1 आता है, ठीक है। आप ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, आप ओमेगा स्क्वायर के ऊपर कुछ और भी डालें उसमें 1 आएगा, कई ऐसे नंबर हैं उसमें 1 आता जाएगा। तो आप कहेंगे आप हमें क्या बताना चाहते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी ग्रुप में से कोई एलिमेंट चूज करते हैं, जो कि ग्रुप है, उस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या हो गई, 1 हो गई, 1 है। वो कहते हैं कि आप ग्रुप में से कोई एलिमेंट उठाएं, उस एलिमेंट के ऊपर मुस्बत पावर डालें और वो मुस्बत पावर जो उसे 1 बना दे यानी आइडेंटिटी बना दे, मगर वो जो पावर है वो लीस्ट हो यानी सबसे छोटी हो, मुस्बत, पॉजिटिव एंड लीस्ट, यानी उसका मतलब ये बन गया। ये देखिए मैंने ओमेगा स्क्वायर को चूज किया, ओमेगा स्क्वायर में मैंने 1 डाला, वो तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब ये 1 तो नहीं है, ये आइडेंटिटी तो नहीं है, इट इज नॉट 1। ओमेगा स्क्वायर है, मैंने उसके बाद ऊपर पर मैंने 2 डाल दिया, ये हर में ओमेगा आ गया, ये फिर 1 नहीं है, ओमेगा इज नॉट 1। आपने ओमेगा स्क्वायर है उसमें 3 डाला, 3 डाला, देखिए ये 1 आ गया। यानी आपने ओमेगा स्क्वायर के ऊपर 3 डाला, इस ओमेगा स्क्वायर को इस पे डाल दिया, इसका एलिमेंट इस पे डाल दिया, उसे 1 आ गया। हालांकि ओमेगा स्क्वायर के ऊपर आप 6 डालें तो उसे भी 1 आता है। ओमेगा स्क्वायर के ऊपर आप 24 नंबर दिया और बहुत से नंबर हैं, आप इसके ऊपर 8 डालें, 8 तो नहीं, 9 तो 18, आप 6 डाल दिया। अच्छा उसके बाद अगर मैं इस पे 8, 9, 10, 11, 12 डाल दें, 12 डाल दें उसमें भी 1 आएगा। आप ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर आप डाल देते हैं, मिसाल है आप 24 डाल दें, इसे भी 1 आएगा। आप ओमेगा स्क्वायर के ऊपर 33 डाल दें, उसे भी 1 आएगा, उसे भी 1 आएगा। लेकिन ओमेगा स्क्वायर के ऊपर जब पावर डालना आप शुरू करते हैं 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करते हैं, तो पहली दफा पे जब 1 आता है तो वो जो पहली दफा वाली पावर होती है वो उस एलिमेंट की ऑर्डर कहलाती है। इट इज द लीस्ट पॉजिटिव पावर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच मेक्स द एलिमेंट विद दैट पावर टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो उस पावर को हम कहते हैं ये इस एलिमेंट का ऑर्डर है। चुनांचे ये जो एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है इसका ऑर्डर जो है वो 3 है, क्योंकि इससे छोटी पावरें कौन सी हैं, 2 है, 1 है, वो उसको 1 नहीं करती। देखिए उसको 1 नहीं करती, 1 डालते हैं ओमेगा स्क्वायर 1 नहीं, ओमेगा स्क्वायर 2 डाला, ओमेगा 4, ओमेगा 1 नहीं है। लेकिन ओमेगा स्क्वायर पे आपने जब 3 डाला, फर्स्ट टाइम पे जो पावर उसको 1 करती है, जाहिर बात है वो लीस्ट होगी, क्योंकि आप जब
रेगुलरली डालना शुरू करते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले दफा आएगी वही लिस्ट होगी, आगे से बड़ी होती जाएंगी। तो ये जो पावर है ना आपके पास यहाँ पर जो ओमेगा क्यूब, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। हालांकि 6 भी उसको 1 कर रही है, 12 भी उसको 1 कर रही है, 24 को 1 कर रही है, 33 भी उसको 1 कर रही है, लेकिन चूंकि ऑर्डर की डेफिनेशन में ये शामिल है कि जी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर which makes the element to be equal to that power which makes the element to be equal to identity, उस पावर को हम कहेंगे कि ये पावर जो है ये उस एलिमेंट का ऑर्डर है। चलो जी यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 3। अगर आप समझे कि इसका ऑर्डर क्या है, ओमेगा का ऑर्डर क्या है, वही करेंगे। आपने ओमेगा पर 0 नहीं डालना, ये तो अलाउड ही नहीं है, 0 नहीं डालना आपने, क्योंकि पॉजिटिव पावर 0 का फिर अलग कॉन्सेप्ट है, वो फिर मैं उसमें। और ये सारी बातें मैं कर रहा हूं आपको, ये जो बातें इस वक्त कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं फिनिट ग्रुप्स के अंदर, इन्फिनिट में मैं नहीं किया, मैं फिर इन्फिनिट में जाऊंगा। अच्छा, अब यहां पे जब आप आते हैं, अब देखिए इस ओमेगा का ऑर्डर क्या है, तो ओमेगा का ऑर्डर जो है ओमेगा, ठीक है, इसके ऊपर आप 1 डालते हैं, 0 डाल नहीं सकते, डेफिनेशन के दूसरे ओमेगा पर 1 डाला, ओमेगा आया, अब ये 1 नहीं है। ओमेगा पर 2 डालते हैं, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। ओमेगा पर आप क्यूब डालते हैं, ये हो जाता है 1। देखिए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा क्यूब का जो ऑर्डर है, ओमेगा का जो ऑर्डर है वो भी 3 है। हालांकि आप ओमेगा पर 6 डालें उससे भी 1, आप ओमेगा पर 9 डालें उससे भी 1, आप ओमेगा पर 12 डालें उससे भी 1, आप ओमेगा पर 15 डालें उससे भी 1। लेकिन जो लीस्ट पावर है, लीस्ट छोटी से छोटी मुस्बत पावर जो ओमेगा को 1 करती है, वो जो पावर होगी उसको हम कहेंगे भाई ये उस एलिमेंट का ऑर्डर है। तो चुनांचे आप देखें यहां पर ये जो आपके पास ओमेगा का जो ऑर्डर है, ओमेगा का ऑर्डर ये भी हमारे पास 3 है, और ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर है ये भी हमारे पास 3 है, क्योंकि 3 वो वाहिद छोटी से छोटी पावर है मुस्बत जो हमारे पास ओमेगा क्यूब को भी 1 करती है, और ओमेगा स्क्वायर पर क्यूब डाले वो भी उसको 1 करती है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें, ये भी हम इसे थ्योरम बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन आप साथ देखते जाएं। जब एक चीज आप देख लेते हैं फिर उसके हम एक थ्योरम, एक रिजल्ट बनाते हैं, तो आपको वो रिजल्ट अपील करता है। ये देखें कि ये हमारे पास ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। अभी आपको जब मैं ग्रुप पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि एक ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो अपना इनवर्स खुद होती है। तो यहां पर ये जो 1 है ये तो अपना इनवर्स खुद है। अब सोचिए कि इसका इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स तो यहां होना चाहिए ग्रुप के अंदर। ग्रुप की डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैज द इनवर्स इन इट। इनवर्स की कसौटी क्या है चेक करने की? इनवर्स की कसौटी ये है कि जब आप एक एलिमेंट को जरूरत करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, इससे आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहते हैं ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स। तो हम यहां पर देखते हैं कि चूंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो ये बन गया ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब विच इज 1। इट मींस दैट ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये एक दूसरे के इनवर्स है, 1 अपना इनवर्स खुद है। अब आपने देखा कि ओमेगा का ऑर्डर भी 3 है, ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर 3 है। तो इससे हमारे सामने एक चीज आती है यहां पर इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई फिनिट ग्रुप है तो यहां पर हम ये देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि आगे हमें ये नजर आता है कि नहीं आता, लेकिन यहां हमें नजर आ रहा है कि जी अगर हमारे पास कोई फिनिट ग्रुप है उसमें आप एक एलिमेंट को उठाते हैं तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर उसके इनवर्स का भी होगा। यानी इन ए फिनिट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। ये हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहां देखें मिसाल के तौर पे, आप इधर आ जाएं, देखिए ये भी एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अच्छा आपसे हम 1 को डिस्कस कर लेते हैं, 1 का ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए 1 के ऊपर अगर हम 0 डालें तो 1 तो आता है, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। मैं ये नहीं कहता कि एवरीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि 1 टू द पावर 0 एनी नंबर टू द पावर 0, मगर एनी नंबर यहां पर भी, यहां पर तमाम नंबर नहीं 0 के अलावा। तो यहां पर देखिए अगर हम इस 1 को ले लें तो 1 पे 0 डालें 1 आता है,
मगर ऑर्डर का जहां तक आप डिस्कशन करते हैं तो उसके ऊपर आप जो है आप ऑर्डर के मामले में उस पर आप जीरो नहीं डाल सकते फिनिट ग्रुप्स में। तो इसका मतलब है कि हम अगर आइडेंटिटी ले लें तो आइडेंटिटी के ऊपर हम 1 लगाएं तो इससे 1 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि आइडेंटिटी का ऑर्डर जो है वो हमेशा हमारे पास 1 होगा। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमारे पास हमेशा 1 होगा, ठीक है। मगर आइडेंटिटी के अलावा जो बाकी एलिमेंट होंगे उनके ऑर्डर जो है फिर वो 1 नहीं होंगे, वो फिर कुछ और ही होंगे। तो यहां देखिए ओमेगा का ऑर्डर जो है वो 3 आ गया, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 हो गया। अब यहां पर देखिए इस 1 का ऑर्डर 1 -1 का ऑर्डर देखिए -1 है, इस पे आप 1 डालें, ये आ गया -1, मगर -1 जो है वो आइडेंटिटी तो नहीं है। अब आप -1 पे 2 डालें, -1 पे 2 डालें, जब -1 पे 2 डालते हैं तो इससे आता है 1, इससे आता है 1। ये समझ में कि इस -1 का ऑर्डर जो है, इस -1 का ऑर्डर जो है वो 2 है। -1 का ऑर्डर 2, क्योंकि -1 के ऊपर आपने 2 डाला तो 1 आया, 1 से नहीं आया, -1 डाला तो इससे 2 आया, ठीक है। अच्छा, आयोटा का ऑर्डर ये देखें, आयोटा इस पे आप अगर आप 1 डालते हैं, आयोटा 1 नहीं है, आयोटा पर 2 डालते हैं आ जाता है आयोटा स्क्वायर, ये आ गया -1 जो कि आइडेंटिटी नहीं है। आयोटा के ऊपर आप 3 डालें, ये बन गया आयोटा क्यूब, ये बन गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये बन गया माइनस आयोटा, 1 नहीं है। आयोटा के ऊपर आप 4 डालें, ये बन गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज -1 इंटू -1, ये आ गया +1। इसका मतलब है कि हमारे पास आयोटा का ऑर्डर 4 है, आयोटा का ऑर्डर हमारे पास 4 है। अच्छा, अब आयोटा का ऑर्डर 4 हो गया, इस आयोटा का ऑर्डर 4 हो गया, इसका ऑर्डर निकालें। जब आपने माइनस आयोटा के ऊपर 1 डाला तो माइनस आयोटा विच इज नॉट 1, माइनस आयोटा के ऊपर आप 2 डालें तो ये बन गया, यहां पर देखें ये जो कि माइनस ये किया, आप सुन सकते हैं -1 होल स्क्वायर इंटू iota whole square, -1 whole square is 1 and this becomes iota square, this is iota square which is equal to -1, तो ये भी 1 ना आया। आगे हो गया हमारे पास माइनस आयोटा क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा होल स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज -1, ये हो गया -1 इंटू माइनस आयोटा, ये बन गया आयोटा विच इज नॉट 1। जब आप माइनस आयोटा पर 4 डाल देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 4, और आयोटा 4 जो है 1 हो गया था। इसका मतलब कि हमारे पास माइनस आयोटा का ऑर्डर जो है वो भी हमारे पास वो भी 4 है। तो आयोटा का ऑर्डर भी 4, ये देखें आयोटा का ऑर्डर भी 4, ठीक है, और हमारे पास माइनस आयोटा इसका ऑर्डर भी 4, इसका ऑर्डर भी 4, ठीक है, और यहां पे -1 इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, क्योंकि इससे 1 आ गई 1 आ जाता है। अब यहां पर देखें कि जब आप आयोटा को माइनस आयोटा से ज़रब करते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से या माइनस आयोटा से, तो ये बन जाता है माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया माइनस एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, ये बन गया +1, यानी आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज 1। It means that minus iota is the inverse of iota and iota is the inverse of minus iota, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। जो ऑर्डर इसका वही ऑर्डर इसका, यहां पर भी आ रहा है हमारे पास कि जो ऑर्डर जो है वो एक एलिमेंट का है वही उसके इनवर्स का ऑर्डर भी है, तो इसमें भी वो चीज हो रही है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है बेसिकली कि किसी भी फिनिट ग्रुप के अंदर जो भी कोई एलिमेंट होगा उसका जो ऑर्डर होगा, जो भी उसका ऑर्डर होगा फिनिट ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का, वही उसके इनवर्स का भी ऑर्डर होगा, वही उसके इनवर्स का भी ऑर्डर होगा। इसको फिर हम एज ए थ्योरम प्रूव करेंगे कि इन ए ग्रुप, इन ए फिनिट ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट। हम इसको ये साबित करेंगे। तो सिमिलरली यहां पर भी देखें, अगर आप गौर करते हैं, देखें आप इस ए को ले लें, देखें इस ए को ले लें, ठीक है, अब कंडीशन लगी हुई है कि A4 इज इक्वल टू 1,
इससे पहले 1 नहीं होता, क्योंकि अगर ए पे 1 डालते हैं तो ए पर 2 डालते हैं तो ए स्क्वायर विच इज नॉट 1, ए पर क्यूब डालते हैं इट इज नॉट 1, तो यहाँ मौजूद है। आगे ए4 पे 1 आ जाता है, दोबारा यहाँ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ए का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 4 है, उसका ऑर्डर 4 है। अब इधर अगर आप देखते हैं, आप इस ए क्यूब को ले लें, ठीक है, तो एक ऑर्डर हो गया 4। अब यहां पर देखें ए को जब आप ज़रब करते हैं ए क्यूब के साथ तो ये बन जाता है A4, तो A4 बन गया 1, A4 हो गया 1। ये समझते हैं कि ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। अब ए क्यूब का ऑर्डर भी 4 होना चाहिए। अब देखें ए क्यूब पर 1 डालें, ए क्यूब जो कि 1 नहीं है, ए क्यूब पे 2 डालें, ये बन गया A6, ये बन गया A4 इंटू ए स्क्वायर, यहां पे बन गया A4 इज इक्वल टू 1 इंटू ए स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर स्क्वायर, ए क्यूब पे स्क्वायर डाला, ए स्क्वायर 1 नहीं आया, ए क्यूब पे 3 डालें, ये बन गया A9। आप उसको लिख सकते हैं A4 इंटू ए, ये 1 ये बच गया A विच इज नॉट 1। अब अगर आप ए क्यूब के ऊपर आप 4 डालते हैं तो ये बन गया हमारे पास A12। आप उसको लिख सकते हैं A4 टू द पावर क्यूब, A4 1 है तो ये बन गया 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ए क्यूब पे आप 4 डालते हैं तो फर्स्ट टाइम पे 1 आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऑर्डर भी 4 है और ए क्यूब का ऑर्डर भी 4 है, और ए क्यूब जो है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यहां से फिर एक दफा हम इसमें भी देख रहे हैं कि जो भी किसी फिनिट ग्रुप के अंदर जो किसी एलिमेंट का ऑर्डर है वो उसके इनवर्स का ऑर्डर भी है। तो बहरहाल इसको हम वैसे थ्योरम प्रूफ करेंगे कि किसी भी फिनिट ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होता है, और उसके लिए हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, थ्योरी ऑफ नंबर्स का, बीएससी में पढ़ा होगा, जिसका नाम है हमारे पास यूक्लिड्स थ्योरम। तो पहले मैं आपको यूक्लिड थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा भाई कि यूक्लिड थ्योरम आपको कहता क्या है। तो वो थ्योरम एक्सप्लेन होने के बाद फिर वो थ्योरम अप्लाई होगा इसके अंदर, और फिर वहां पे हम इसको आगे हम प्रूफ करेंगे।